प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRN BJNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज खम्मम। बेटा, आज हम पढ़ेंगे फूल और कांटा नामक कविता। फूल और कांटा, इस कविता के बारे में हम आज सुनेंगे। तो इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। ठीक से सुनिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध इस कविता के कवि हैं। कविता का शीर्षक क्या है बेटा? फूल और कांटा। दोनों के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन कवि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में अब हम देखेंगे, है ना। तो कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध और आपका जन्म जो है 1865 में आजमगढ़ नामक गांव में हुआ था। 1865 में आजमगढ़ नामक गांव में हुआ था। और अयोध्या सिंह जी की माता का नाम है रुक्मिणी देवी और आपके पिता हैं भोला सिंह उपाध्याय। आपके पिता हैं भोला सिंह उपाध्याय। तो हरि औध जी को साहित्य वाचस्पति नामक उपाधि दी गई है। साहित्य वाचस्पति आपकी उपाधि है। तो आपकी विशेषताएं क्या क्या हैं? बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में सुप्रसिद्ध हैं हमारे हरि औध जी। आप जो हैं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि। बहुमुखी प्रतिभा का अर्थ क्या होता है कि एक ही दिशा में नहीं बल्कि विभिन्न दिशाओं में आपकी प्रतिभा प्रकाशित हुई है। और आपकी कविताओं में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होती हैं कि राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व की भावना से पूर्ण होते हैं आपकी कविताएं। राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व की भावना से पूर्ण। राष्ट्रीयता माने देश प्रेम, विश्व बंधुत्व माने पूरे विश्व एक ही परिवार है, ऐसे भावना को रखना ही विश्व बंधुत्व की भावना कहते हैं। तो आपकी कविताओं में राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व की भावना पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। तो हरि औध जी के प्रसिद्ध महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। इसको प्रिय प्रवास को आधुनिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य का गौरव प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल में महाकाव्यों की सूची अलग है। आधुनिक काल में आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रथम महाकाव्य का गौरव जो है वह प्रिय प्रवास को ही प्राप्त हुआ है। और आपकी भाषा जो है ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं में आप समान अधिकार रखते हैं। माने हरि औध जी ब्रजभाषा में भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार खड़ी बोली माने हम आज जिस हिंदी को देख सुन रहे हैं उसी को हम खड़ी बोली कहते हैं। ऐसे खड़ी बोली हिंदी में भी आप कविताएं कर सकते हैं। दोनों भाषाओं में आपका समान अधिकार है। तो फूल और कांटा कविता किस लिए दिया गया है? कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं इसको हम कविता परिचय के अंतर्गत देखेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं कवि कि प्रस्तुत कविता में कवि ने यह सिद्ध किया कि अच्छे और बुरे गुण समाज में एक साथ मिलते हैं, है ना। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह सिद्ध किया कि अच्छे और बुरे गुण समाज में एक साथ मिलते हैं। उनमें उत्तम गुणों की ओर हमें आकर्षित होना चाहिए। बात तो बहुत सीधी सी है। हम पढ़ते हैं ना बचपन से एक दोहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गाही पै परिहरिवार विचार, परिहरिवार विकार, है ना। मतलब क्या है? संसार में अच्छाई भी होता है
उसी के साथ साथ, उसी के आड़ में, अच्छाई के पास बहुत ही निकट ही बुराई भी दिखाई देता ही रहता है हमें। तो हम किस मार्ग को अपनाएं, हमें किस ओर जाना है, यह हमें देखना चाहिए, है ना। कविता परिचय फिर से एक बार देख लीजिए कि प्रस्तुत कविता में कवि ने यह सिद्ध किया कि अच्छे और बुरे गुण समाज में एक साथ मिलते हैं, उनमें उत्तम गुणों की ओर हमें आकर्षित होना चाहिए। माने संसार में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, तो हमें चुनना है, हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि हमें किस ओर जाना है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं। इसमें पहला पद देखिए, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। फिर से पढ़ती हूँ, देख लीजिए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यह है पहला पद। तो इस पद का अर्थ क्या होगा, देख लीजिए। कवि हरिऔध जी का कहना है कि फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। यह तो बहुत सीधी सी बात है, रोज़ हम यही देखते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेड़ के पास, किसी न किसी पौधे के पास, है ना। तो उस पौधे में हम क्या क्या देखते हैं कि जहाँ पर फूल खिलता है उसी डाल को, है ना, उसी डाल पर कांटा भी रहता है। माने फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, माने एक ही जगह ये दोनों रहते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। पालना मतलब उनका पालन पोषण करना, है ना। जब छोटे जन्म लेते हैं तो वैसे रह नहीं जाते हैं ना, बड़ा होते हैं, है ना। जिस प्रकार फूल बढ़ता जाता है उसी प्रकार कांटा भी बढ़ता जाता है ना। उसका भी पालन होता है, कहाँ से, उसी पौधे से, है ना। पद्य पूरा सुनने के बाद आपको बात समझ में आ जाता है। हाँ, कवि हरिऔध जी का कहना है कि फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है ना। रात में चांद उन दोनों पर एक समान चमकता है और एक ही सी चांदनी उन दोनों पर डालता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब चांद निकलता है तो वो ऐसा नहीं कहता कि मैं फूलों पर ही चमकूंगा, मेरी चांदनी उसी पर डालूंगा, ऐसा कभी चांद नहीं कहता। तो चांद क्या करता है कि रात में उन दोनों पर एक समान चमकता है और एक ही सी चांदनी उन दोनों पर डालता है चांद, है कि नहीं। माने इस संसार में जो प्राकृतिक धर्म है वह अपने हिसाब से चलता रहता है ना। तो देखिए दूसरे पद में क्या कहा, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं बहीं। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं बहीं, पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। देखिए, पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। और जब चांद जो है वह अपनी चांदनी एक ही प्रकार, एक सी ही चांदनी इन दोनों पर बरसता है, फूल और कांटे पर, और अपना चमक जो है वह दोनों पर एक ही समान चमकता रहता है चांद रात के समय।
इसके साथ साथ और कौन कौन क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, कवि हरिऔध जी का कहना है कि मेघ जो है, मेघ फूल और कांटा दोनों पर एक समान पानी बरसता है ना? हम तो यह देखते ही रहते हैं कि फूल हो या कांटा, पानी बरसता चला जाता है मेघ। मतलब मेघ जो है वह अपना पानी फूलों पर और कांटों पर दोनों पर एक समान बरस देता है। उसी तरह हवाएं भी दोनों पर एक समान बहती हैं। हवा क्या इसी ओर चलूँगा, उस ओर नहीं चलूँगा, जहाँ पर फूल हैं वहीं चलूँगा या फिर जहाँ पर कांटे हैं वहीं पर चलूँगा, ऐसा हवा कभी नहीं कहता। तो हवा क्या कहती हैं? हवाएं भी दोनों पर एक समान बहती हैं। हवा भी फूलों पर जिस प्रकार बहता है उसी प्रकार कांटों पर भी बहता है ना? लेकिन जब समय बीतता जाता है तो पता चलता है कि फूल और कांटा इन दोनों की पद्धति या इन दोनों के ढंग एक जैसे नहीं होते हैं। यह बात है इस कविता का मूल आधार। क्योंकि जब बचपन में बेटा हम सब एक जैसे ही दिखते हैं, है ना? वहाँ पर माँ हो, पिता हो, दादा दादी हो, मामा मामी हो, है ना? हमारे अगल बगल के लोग हो, कोई भी हो, हम पर एक प्रकार ही प्यार दिखाते रहते हैं। लेकिन कवि का कहना क्या है? जब समय बीतता जाता है, माने समय के अनुसार शरीर में विकास हो जाता है, शरीर के साथ साथ मन में और उसके साथ साथ बुद्धि में, है ना? तो समय बीतता जाता है तो पता चलता है कि फूल और कांटा इन दोनों की पद्धति या इन दोनों के ढंग एक जैसे नहीं होते। जब वे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तब जनता समझ जाते हैं कि हाँ, ये फूल है और ये कांटा है। कैसे? कि उसकी पद्धति से, उसके ढंग से। क्या मतलब निकला? उसकी पद्धति, उसका ढंग, मतलब कि फूल किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उसको देखकर लोग समझेंगे कि यह फूल है, और कांटा जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसको देखकर लोग कहेंगे कि यह कांटा है। मतलब हम जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार के मुताबिक लोग हम पर एक छापा डालते हैं कि चलो यह राम है और यह रावण है ना? मतलब क्या है? हम अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि से, अपनी पद्धति से, अपने ढंग से नाम कमाते हैं, है कि नहीं? जब हम कोई काम करते हैं तो लोग समझते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, ऐसा काम कौन करेगा? बुद्धिहीन ही करेगा। और एक काम करते हैं हम तो तब लोग कहते हैं अरे बहुत होशियार लड़का है, ये इतना अच्छा काम किया, है ना? मतलब क्या है कि समय के बीतने के बाद पता चल जाता है कि फूल और कांटा, यह फूल है, यह कांटा है। कैसे पता चलता है बेटा? कि उसकी पद्धति, उसका ढंग कैसा है, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इसके मुताबिक लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यह फूल है और यह कांटा है। अर्थात फूल और कांटा एक ही जगह पर रहने पर भी उनका स्वभाव अलग अलग रहता है। हम पूछ सकते हैं कि एक ही घर में पैदा हुए हैं, है ना? एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक ही पौधे से पालन पोषण हो रहा है, फिर भी इन दोनों के स्वभाव इतने भिन्न एवं इतने अलग हैं कि दोनों के नाम अलग पड़ गए, दोनों के स्वभाव अलग पड़ गए और
उन दोनों के आदर भी अलग पड़ जाते हैं। पद्य पूरा, कविता पूरे होने के बाद आपको पता चलेगा कि आदर किसको मिलता है, उसका व्यवहार कैसा होगा, है ना। उनका स्वभाव अलग अलग रह जाता है। फूल और कांटा एक ही जगह पर रहते हैं, फिर भी उनका स्वभाव अलग अलग रह जाता है समय बीतने के बाद। अगला पद्य देखिए। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। फिर से सुनिए। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। क्या समझ में आया आपको कि कांटे का लक्षण क्या है, कांटा क्या कर सकता है? इसको हमें कवि दिखा रहे हैं कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, कांटा क्या कर सकता है? अगर हम किसी पौधे पर हाथ लगाएं तो हमारी उंगलियों में वह जाकर घुस जाता माने हमारे उंगली छेद देता है ना। और फाड़ देता है किसी का वर वसन, वसन माने वस्त्र, वर वसन श्रेष्ठ वस्त्र। जो वस्त्र हम पहनकर जाते हैं, अगर वह वस्त्र पौधों पर लग गया तो कांटा क्या करता है? उसको फाड़ देता है। उसी प्रकार प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, एक तितली होती है, वह क्या करते हैं? प्यार से उस पेड़ पर जाना चाहती है, लेकिन कांटे ने क्या किया? उसके पर कतर दिया। माने पर माने पंख होते हैं ना, पंखों के माध्यम से ही वह उड़ता है ना, तो उस पर, पंख रेक्कलो कहते हैं ना हम, वो तितली के जो पंख होते हैं उसको कांटे ने क्या किया? कतर दिया, काट डाला। और भंवर का है भेद देता श्याम तन, उसी प्रकार भंवरा जो काला होता है ना, श्याम माने काला, वो भंवरा इतना सा होता है, वो घूमता, झुम करके घूमता रहता है ना। जब वो वहाँ जाता है उस पेड़ पर, तो पेड़, वहाँ पर जो कांटा है उसने क्या किया? इसके श्याम तन को भेद दिया, माने छेद कर दिया उस पर भी। कांटे के लक्षण देखिए क्या क्या कर रहा है कांटा। देखिए यहाँ सारांश में क्या दिया गया है कि हरिऔध जी का कहना है कि कांटा सबके शरीर को और वस्त्रों को चीर फाड़ देता है। कांटा क्या करता है? सबके शरीर को और वस्त्रों को चीर फाड़ देता है कि नहीं? जब कांटा लग जाता है तो हमारा शरीर भी चीर जाता है ना, हमारे वस्त्र भी फाड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, कांटा प्यार के साथ उसके पास पहुंचने वाली तितलियों के पर या पंख काट देता है। प्यार के साथ पहुंचती है वहाँ पर एक तितली, उड़ उड़ के आती है, तो कांटे ने क्या किया? उसके पर काट दिया। उसी तरह भंवर के श्याम तन पर घाव कर देता है। एक भंवरा वहाँ उड़कर आता है तो उसके जो श्याम तन है, माने काला शरीर है ना, उस शरीर पर घाव कर देता है कांटा। माने कांटे के लक्षण देखिए, कांटा किस प्रकार अपना स्वभाव दिखा रहा है। यहाँ पर कांटे का स्वभाव तो यही है कि सब कुछ चीर फाड़ देना, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर कांटे ने क्या किया? कवि क्या कह रहे हैं कि कांटा सबके शरीर को और वस्त्रों को चीर फाड़ देता है। इतना ही नहीं, कांटा प्यार के साथ उसके पास पहुंचने वाली तितलियों के पर या पंख काट देता है। उसी तरह भंवर के श्याम तन पर घाव कर देता है।
है ना, समझ में आया है ना। हाँ देखिए अगला दोहा देखिए। तो कांटे के लक्षण अब हम जान चुके हैं, है ना। तो अब फूल क्या करेगा, इसके भी लक्षण हम जानते हैं कि फूल क्या कर सकता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से, है सदा देता कली का जी खिला। फिर से सुनिए। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से, है सदा देता कली का जी खिला। तो फूल क्या करता है, वो देखने में सुंदर हो या ना हो, उसके रंग अच्छे हो या ना हो, लेकिन फूल क्या करता है, तितलियों को और भंवरों को अपने गोद में बिठा लेता है, माने अपने घर में उनका आमंत्रण करता है, उनको आह्वानित करता है अपने घर में, और अपना अनूठा रस पिला लेता है। माने फूल के पेट के अंदर जो हनी कहते हैं ना, शहद कहते हैं हम इसको, हाँ हनी बोलते हैं ना, शहद, उस शहद को, उसके पेट में जो अनूठा रस माने शहद होता है, उसी को पीने के लिए तितलियाँ और भंवरे उस फूल के ऊपर मंडराते रहते हैं, है ना। तो फूल क्या करता है, अपने गोद में बिठा लेता है तितलियों को और भंवरों को। बिठाकर, गोद का मतलब है अपने घर, घर का मतलब उसके गोद, है ना, वहाँ पर बिठाकर उनको अपने घर में जो भी रस है अमृत जैसा, उस रस को पिलाकर उनका भूख और प्यास मिटाता है। और इसके साथ साथ क्या करता है, निज सुगंधों और निराले ढंग से, है सदा देता कली का जी खिला। उसके पास जो भी सुगंध है और निराला ढंग है, कभी कभी रंगों के माध्यम से, कभी कभी सुगंध के माध्यम से, वह उन सबको आकर्षित करता है। फूल उन सबको अपनी ओर खींचता है। खींच कर क्या करता है फूल, कि अपने घर में जो भी अनूठा रस है उसको पिलाता है और खुद खिला रहता है, माने हंसता रहता है, माने दूसरों को देने के लिए ही उसका जन्म हुआ है, ऐसा समझता है फूल। आई ना बात समझ में बेटा। तो कांटे ने क्या किया, उसके पास जो भी आया, ऐसे आदमियों के माने नर मानवों के शरीर को, उसकी उंगलियों को चीर फाड़ दिया, और उनके वरवासन वस्त्रों को फाड़ दिया, और जो भी तितली प्यार के साथ उनके पास आया उसके पर काट दिए, है ना। जो भी भंवरा आया था उसके श्याम तन पर घाव कर दिया। वहीं डाल पर, उसी जगह पर बैठा है फूल, जिस जगह पर कांटा बैठा है उसी जगह पर बैठा है फूल। उसने क्या किया, तितलियों को अपने गोद में लिया और भंवर को अपने गोद में लिया, अनूठा रस पिलाया, और अपने सुगंध एवं निराले ढंग से, माने अपने ही व्यवहार से उन सबको अपनी ओर खींच लिया, आकर्षित किया, और उन्हें अपना जी भी खिलाकर रखा, माने उनके आने से आनंदित हुआ। देखिए इसी बात को हम सारांश में इस प्रकार देखेंगे कि हरिऔध जी का कहना है कि फूल तितलियों को और भंवरों को अपने गोद में लेकर अपना रस पिलाता है। फूल क्या करता है बेटा, तितलियों को और भंवरों को अपने गोद में लेकर अपना रस पिलाता है। फूल अपने सुगंध एवं अपने निराले ढंग से खुद सदा प्रसन्न रहता है और अपने साथियों को भी खुश रखने का प्रयास करता है कि नहीं।
फूल जब भी देखो बहुत ही सुंदर दिखता है, सदा प्रसन्न रहता है। उसी तरह जिस प्रकार वह खुद आनंदित उल्लासित होता है, उसी प्रकार अपने पास आने वाले तितली और भंवरों को भी, माने अपने साथियों को भी सदा प्रसन्न एवं खुश रखने का प्रयास करता है फूल। आई ना बात समझ में? अब देखिए अगला पद्य, इसमें क्या कहा गया है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शरीर पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कितना सुंदर कहा है कवि ने यहाँ पर, है ना। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। क्या बात कह दिया है कवि ने, फिर से सुनिए। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पर हमारे लिए दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कवि। एक है फूल और एक है कांटा। दोनों का जन्म तो एक ही पौधे पर हुआ, दोनों का पालन पोषण एक ही पौधे ने किया। चांद उन पर एक समान अपने चांदनी बरसाता रहा, मेघ भी पानी बरसाते रहे और हवाएं बहती रहीं। एक ही समान इन दोनों पर किसी ने कोई कसर नहीं डाला। दोनों के पालन पोषण एक ही प्रकार किया गया है। लेकिन समय के बीतते 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 फूल अपना स्वभाव दिखाने लगा, कांटा अपना स्वभाव दिखाने लगा। अब क्या हुआ? तो कांटे अपने पास जो भी व्यक्ति आता है उसको चीर फाड़ देना सीखा। उसके वस्त्रों को चीर फाड़ दिया, उसके शरीर को। साथ साथ जो भी तितले आए उसको भी घाव करके भेज दिया, जो भी भंवरा आए उसको भी घाव करके भेज दिया। और फूल ने क्या किया? जो भी उसके पास आया है, तितली हो या भंवरा हो, उसे अपने गोद में बिठाया और उसे भरपेट खाना खिलाया, शहद दिया, है ना। और उसके साथ साथ खुद प्रसन्न रहा और अपने साथ आने वाले, अपने घर में पधारने वाले साथियों को भी प्रसन्न रखा, खुश रखा। तो जब इन दोनों प्रतीकों को, इन दोनों चिन्हों को अगर हम पर लागू करें तो क्या होगा? फूल की गौरव कहाँ होगा, उसी तरह कांटे का गौरव क्या होगा, है कि नहीं। कोई किसको इज्जत दे, है ना। देखिए, है खटकता एक सबकी आंखों में। एक जो है सबकी आंखों में खटकता है, आंखों में खटकना यह एक मुहावरा है बेटा। इसका अर्थ क्या होता है कि अच्छा नहीं लगना, ये क्यों यहाँ पर है करके सब लोग उसको बुरे नज़र से देखते हैं, माने इसका कोई गौरव नहीं होता, ऐसा। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, और दूसरा जो है वो कहाँ जाकर प्रकाशमान है, शोभित हो रहा है कि सूर्य के शीश पर, मतलब भगवान की जो मूर्ति है उसके सर पर चढ़कर बोलता है दूसरा, उसके सर पर चढ़कर आनंदित होता है। कौन कौन भगवान के सर पर चढ़ता है? फूल। और सबके आंखों में गिरने वाला कौन है? कांटा, है ना। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर किसी में बड़प्पन की कसर होगी तो वो अपने कुल की मर्यादा या अपने कुल के गौरव को किस तरह बढ़ा सकता है, उस बड़ाई में वह किस प्रकार काम आ सकता है। अगर तुम में अच्छे गुण है ही नहीं तो तुमसे अपने कुल की क्या आशा हो सकती है, क्योंकि हम हैं कांटे।
तो हमसे कोई भी क्या आशा कर सकता है कि नहीं? जब हम कांटे ही हैं तो हमसे कोई भी कौन सी आशा कर सकता है कि कांटे को ले जाकर कहीं रखेंगे, इसकी सुंदरता देखो, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि इसमें सुंदरता वाला नाम ही नहीं है। जो दूसरों का हानिकारक है वो सुंदर कैसे हो सकता है कि नहीं? जो दूसरों के उपयोगी होता है वही सुंदर है। जो दूसरों के लिए हानिकारक है, किसी के शरीर को छेद डाला, किसी के वस्त्रों को छेद डाला, तो फाड़ दिया, तो ऐसे को कौन सम्मानित दृष्टि से कौन देखेगा? इसलिए उसकी स्थिति क्या हुई कि वह सबकी आँखों से गिर गई, उसके नज़र से गिर गई। और दूसरा क्या है, उसने क्या किया कि सबको अपने घर बुलाया, उन सबकी भूख मिटाई, खुद प्रसन्न रहे और दूसरों को भी प्रसन्न किया। उसका फल क्या मिला उसको अंत में? सुर शीश पर सोहना, माने देवताओं के सिर पर शोभायमान रहना उसके लिए दिया गया है। अगर किसी में बड़प्पन की बात ही नहीं है तो उसको गौरव कहाँ से मिल सकता है ना? कोई उसका सम्मान कैसे कर सकते हैं, है ना? तो इस बात का अर्थ समझिए। कवि हरिऔध जी का कहना है कि कांटा सबके नज़रों से गिर जाता है, अर्थात कोई भी उसे सम्मानित दृष्टि से नहीं देखते। फूल तो देवताओं के सिर पर चढ़ता है, अर्थात सब फूल का आदर करते हैं, है ना? कांटे को कोई भी सम्मानित करना नहीं चाहते, लेकिन फूल तो देवताओं के सिर पर चढ़ता है, अर्थात सब फूल का आदर करते हैं, है ना? अपने अपने स्वभाव के कारण फूल और कांटा दोनों समाज में आदर प्राप्त होता है कि नहीं? दोनों समाज में आदर कैसे प्राप्त करते हैं? अपने अपने स्वभाव के कारण। कांटे को कौन सा आदर मिला? सबके नज़रों से नीचे गिरने का। और फूल को महान देव के सिर पर चढ़ने का, है कि नहीं? इस प्रकार माने कांटा जो है सबके नज़रों से गिर जाती है और फूल जो है उसको सब लोग सम्मानित करना चाहते हैं। कवि हमसे सीधा प्रश्न करते हैं कि अगर किसी में बड़प्पन की कसर होगी तो वह किस तरह अपने कुल के गौरव को बढ़ाने में काम आ सकता है ना? कवि अंतिम चरण में यही हमसे पूछते हैं, अगर तुम में बड़प्पन की कसर है तो तुम अपने कुल के उन्नति के लिए कैसे काम आओगे? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही सबको अलग करना है कि नहीं? सबको घाव पहुंचाना है, सबके दिल को दुखाना है ना? तो ऐसे व्यक्ति से कौन सी आशा रख सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि हम जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उसी प्रकार समाज हमें सम्मानित करता है। अगर हम दुष्टतापूर्ण व्यवहार करें तो समाज के नज़रों से हम गिर जाते हैं। अगर हम शिष्टतापूर्वक व्यवहार करें तो समाज हमें ज़रूर सम्मानित करता है और हमें नमन भी करता है, आदरपूर्वक देखता है हमें। यह बात कवि कहना चाहते हैं। तो टिप्पणी के रूप में हम क्या देखें? अब तक जो कविता हम सीखे थे, इस कविता के अंतर्गत कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि का मानना है कि मानव को फूल के समान कोमल स्वभाव का होना चाहिए, कि जिस प्रकार फूल जो है वह कोमल स्वभाव रखता है और सबका आदर करता है, सबको अपने पास जो कुछ भी है वह दूसरों के हित में समर्पित करके उल्लसित होता है। अपने पास जो भी सुगंध है, शहद है, इन सबको वह प्रस्तुत करता है परहित के लिए,
जब परहित के लिए सब कुछ दान में देकर वह खुद उल्लसित होता है और अपने पास जो भी साथी आते हैं उनको सदा प्रसन्न रखने का प्रयास करता है फूल। इस प्रकार हमें भी फूल के स्वभाव को अपनाना चाहिए। जब तक हम फूल के स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं तब तक इस समाज में सम्मानित होंगे। है ना बेटा, बात समझ में आई है ना? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी फूल और कांटा इन दोनों को दो प्रतीकों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और आपके विचार में कांटा जो है दुष्ट स्वभाव वाला है और फूल जो है शिष्ट स्वभाव वाला। तो अब हम किस मार्ग को अपनाना है, किस प्रकार हमारे जीवन को संभालना है, यह हम पर छोड़ देते हैं कवि, क्योंकि उनका कर्तव्य है, उन्होंने निभा लिया कि हमारे सामने दो विकल्पों को प्रस्तुत किया कि किस तरह रहना है हमें, फूल की तरह या कांटे की तरह, है ना? तो अब उससे सीख लेना हमारा कर्तव्य है ना? तो कवि जी की भाषा सरल है ना, प्रांजल एवं सुमधुर है। सरल भाषा का प्रयोग करते हैं आप और सुमधुर भाषा का प्रयोग करते हैं इस कविता में, है ना बेटा? बात समझ में आए है ना? तो इस फूल और कांटा कविता का सारांश लिखने के लिए कहा जाएगा आपको परीक्षा में। यह एक निबंधात्मक प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन कहते हैं ना, ऐसा निबंधात्मक प्रश्न है। और जो भी सारांश है इसको आप अपने कापियों में लिख लीजिए और इसको याद करने का भी प्रयास कीजिए। क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक ना हो कोई चिंता नहीं, इसलिए मैं हर पद को मैंने हर पद्य को यहाँ पर एक एक स्लाइड में अलग से प्रस्तुत किया है ना? तो इस सब को आप एक बार देख लीजिए, हो सके तो एक कॉपी में लिख लीजिए, तब आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि एक एक पद्य और उसके नीचे उसका भाव। सबसे पहले जो कवि परिचय दिए गए हैं ना उसको पहले लिख लीजिए, अंत में जो टिप्पणी है वही विशेषता है। अगर आपको व्याख्या लिखने के लिए कहा जाए तो कवि परिचय टिप्पणी लिखिए, बीच में जो भी पद्य दिया गया है उसका भाव लिख लीजिए, है ना? तब तक यह काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।